हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्मार्ट क्लासेस। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सबसे पहले जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन ज़रूर दबाइए। इस वीडियो में जो हम लोग देखेंगे वो टेट परीक्षा, जो अलग अलग राज्य स्तरीय हो चाहे सी टेट हो, जो विभिन्न परीक्षाओं में जो पूछा गया है उन प्रश्नों का जो है संग्रह देखेंगे, जो आने वाले परीक्षाओं में जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें जो पहला प्रश्न है कि शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि है उसकी, यानी कि शिक्षक का सबसे बड़ा निधि यानी कि पूंजी अगर कहा जाए तो क्या है। तो पहला ऑप्शन है वेतन, दूसरा ऑप्शन है सेवा, तीसरा ऑप्शन है गर्व और चौथा ऑप्शन है छात्रों का विश्वास। तो जो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा छात्रों का विश्वास। अगर एक शिक्षक के रूप में देखा जाए तो उसका सबसे बहुमूल्य निधि जो है इसका वही होता है। इसका अगर डिस्क्रिप्शंस देखा जाए तो शिक्षक विद्यार्थी के जीवन को वास्तविक कुम्हार होते हैं, जो न सिर्फ उनके जीवन को आकार देते हैं बल्कि छात्रों में विश्वास जगाते हैं कि वे शिक्षक के द्वारा बताई गई बातों का अनुसरण कर दुनिया के रंगमंच पर अवतरित हो सकते हैं और अपने आप को काबिल बना सकते हैं। इस आधार पर जो है कहा जा सकता है कि छात्रों का विश्वास जो है शिक्षक के लिए बहुमूल्य निधि है। दूसरा प्रश्न है कि परिकल्पना को बार बार परीक्षण करने से गलत नहीं पाया जाता है। तो वह है एक, पहला ऑप्शन है कानून, दूसरा ऑप्शन है सिद्धांत, तीसरा ऑप्शन है खोज और चौथा ऑप्शन है मूल संकल्पना। इसका जो सही आंसर है वो है सिद्धांत, यानी कि परिकल्पना को जो है बार बार परीक्षण किया जाए तो उसमें जो है गलती नहीं पाया जाता है। इसका डिस्क्रिप्शंस है कि सिद्धांत के साथ प्रायोगिक अनुभव जुड़ा होता है, यानी कि जो सिद्धांत जो होता है, जो थ्योरी होता है, वो क्या है, किसी न किसी प्रयोग के द्वारा बनाया जाता है, तो उसमें जो है अनुभव का जुड़ाव होता है। किसी परिकल्पना को बार बार निरीक्षण या परीक्षण करने के बाद जब इस बात का मान हो जाता है कि परिकल्पना सार्वभौमिक रूप से सत्य है तो यह सिद्धांत का रूप ग्रहण कर लेती है। यानी कि किसी प्रयोग को बार बार करने के बाद जो है उसका जो एग्जैक्ट जो रिजल्ट्स आना शुरू होता है, इससे ये पता चलता है कि इस प्रयोग को इस प्रक्रिया के द्वारा किया जाए, इसका जो परिणाम होगा इस प्रकार से आएगा और यह जो है एक सिद्धांत के रूप में परिवर्तित होता है। इसके बाद तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि है, यानी कि कौन सा ऐसा शिक्षण विधि है जो सबसे उपयुक्त है। पहला ऑप्शन है श्रुत लेख पर एवं दिया गया कार्य, दूसरा है विचार गोष्ठी एवं श्रुत लेख, तीसरा है विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना, चौथा है व्याख्यान एवं श्रुत लेख। इसका जो सही आंसर है वो है विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना। इसका जो डिस्क्रिप्शन है उसके अनुसार जो है विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना शिक्षण विधि की सबसे उपयुक्त विधि है। इस शिक्षण विधि में छात्र परस्पर विचारों का आदान प्रदान करके अपने ज्ञान में जो वृद्धि करते हैं। यह विधि शिक्षा के कृत्रिम वातावरण को समाप्त करने तथा शिक्षा को जीवन से संबंध जो है स्थापित करने हेतु है। प्रारंभ में इसका प्रयोग छात्र द्वारा किए जाने वाले गृह कार्य के लिए किया जाता था, जिसमें योजना बनाना तथा शारीरिक श्रम करना निहित था। इसके बाद चौथा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, यानी कि यहाँ पर जो ऑप्शंस दिया गया है इसमें से कौन सा ऐसा गैस है जो कि ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो इसका जो पहला ऑप्शन है वो है नाइट्रस ऑक्साइड, दूसरा ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा ऑप्शन है हीलियम और चौथा ऑप्शन है मीथेन। तो इसमें जो है हीलियम ऐसा गैस है जो कि ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो ग्रीन हाउस गैस जो है क्या है इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो ग्रीन हाउस गैसें जो है ग्रह के वातावरण एवं जलवायु में परिवर्तन और अंततः भूमंडलीय उष्मीकरण के लिए उत्तरदायी है। इनमें सबसे ज़्यादा उत्सर्जन कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वाष्प ओजन आदि करती है। इन गैसों का उत्सर्जन
आम प्रयोग के उपकरणों वातानुकूलन यानी कि फ्रिज, जिसको कि एसी कहा जाता है, फ्रिज, कंप्यूटर, स्कूटर, कार आदि से होता है। हीलियम जो है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है, यह एक निष्क्रिय या नेबुल गैस है। तो इसमें जो है 2-3 तरह के प्रश्न इसमें और भी बन जाएंगे जो कि आपको याद रखना है। पहला तो है कि ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन से हैं और ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन कहाँ कहाँ से होता है, ये दोनों चीज़ को भी याद रखिए। इसके बाद है अगला प्रश्न कि ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई के द्वारा किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है डेसिबल, दूसरा ऑप्शन है जूल, तीसरा ऑप्शन है न्यूटन, चौथा ऑप्शन है नैनो इकाई। तो इसका जो सही आंसर है वो है डेसिबल। इसी के द्वारा जो है ध्वनि प्रदूषण को मापा जाता है। इसके अन्य तथ्य हैं कि ध्वनि प्रदूषण का मापन जो है डेसिबल इकाई द्वारा किया जाता है। 100 डेसिबल या इससे अधिक का शोर श्रवण शक्ति को अस्थायी हानि पहुंचाने में सक्षम होता है। सामान्य श्रवण शक्ति वालों के लिए 25 से 30 डेसिबल ध्वनि पर्याप्त होती है। 5 डेसिबल ध्वनि अत्यंत मंद और 75 डेसिबल जो है वो साधारण तेज और 95 डेसिबल जो है अत्यंत तेज और 120 डेसिबल जो है अधिक की ध्वनि जो है कष्ट कारक है। यानी कि 120 अगर हो जाए तो उस ध्वनि को हम लोग सुन नहीं सकते हैं, उससे बहुत ज़्यादा तकलीफ जो है होगी। इसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस आकृति का निर्माण हिमानी द्वारा हुआ है। इसका जो ऑप्शंस है वो है यू आकार की घाटी, दूसरा है लैपिज, तीसरा है भी आकार की घाटी और चौथा है जलप्रपात। तो इसका जो सही आंसर है यू आकार की घाटी जो है इसका निर्माण जो है हिमानी के द्वारा हुआ है। इसका जो डिस्क्रिप्शंस है वो है निम्नलिखित स्थल आकृतियों में से यू आकार की घाटी का निर्माण जो है हिमनदों द्वारा होता है और इसका नामकरण अंग्रेजी वर्णमाला यू के आधार पर हुआ है, जिससे इस घाटी की आकृति मिलती है। अपरदन के कारण इनके दोनों किनारे काफ़ी समांतर एवं अंतोदर ढाल वाले बन जाते हैं। जलप्रपात एक प्रमुख प्रवाही जल कृति अपरदनात्मक स्थल रूप है। भी आकार की घाटी का नामकरण अंग्रेजी वर्णमाला के भी अक्षर के आधार पर किया गया है। इस आकार की घाटियों का निर्माण युवा नदियों के द्वारा होता है। जब नदी निम्नवत कटाव द्वारा अपनी तली को कम गहरा करती है तो भी आकार की घाटियों का निर्माण होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्न नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो इसमें से कौन सा ऐसा नदी है जो बंगाल की खाड़ी में जो है गिरती है। इसमें जो पहला जो ऑप्शंस है वो है स्वर्ण रेखा, दूसरा जो है ताप्ती, तीसरा नर्मदा, चौथा सिंधु। इसका जो सही आंसर है वो है स्वर्ण रेखा नदी जो है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है और ये स्वर्ण रेखा नदी जो है झारखंड में बहती है, जो कि एक पहाड़ी नदी है और ये रांची नगर से 16 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित नगड़ी गांव में रानी चुआ नामक स्थान से निकलती है तथा बालेश्वर नामक स्थान पर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसके अलावा जो है बाकी जो नदी है ताप्ती, नर्मदा और सिंधु नदियाँ जो इसके ऑप्शंस में था वो जो है अरब सागर में गिरती है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि राकेश कक्षा 5 में जो है पर्यावरण विज्ञान शिक्षक द्वारा दिए गए कार्य को समय से प्रस्तुत नहीं करता है, अतः सबसे उपयुक्त सुधारात्मक उपाय हो सकता है। यानी कि जो एक विद्यार्थी है राकेश नाम का, उसको जो है पर्यावरण विज्ञान के शिक्षक के द्वारा कुछ कार्य दिया गया है जो प्रस्तुत नहीं कर पाता है। इसको जो है सबसे अच्छा कौन सा उपाय होगा जो कि इसमें सुधार लाया जा सके। तो पहला ऑप्शन है खेल की कक्षा में जाने पर प्रतिबंध लगाना, दूसरा ऑप्शन है प्रधानाध्यापकों की जानकारी में लाना, तीसरा है उसकी अनियमितताओं के कारण को जानकर उसे सही मार्गदर्शन देना और चौथा ऑप्शन है उसकी अनियमितताओं को लिखित जानकारी माता पिता को देना।
इसका जो सही जो सुधार करने का उपाय होगा, उसकी अनियमितताओं के कारण को जानकर सही मार्गदर्शन देना। ऐसा नहीं है कि विद्यार्थी अगर किसी चीज़ को प्रस्तुत नहीं कर पा रहा है तो कुछ ना कुछ कारण होगा, वो क्यों नहीं प्रस्तुत कर पा रहा है। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक शिक्षक के रूप में कि सबसे पहले जो है ये जानिए कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में जो है कौन सा शहर झीलों का शहर कहलाता है। इसका ऑप्शन जो है, पहला जो है उज्जैन, दूसरा भोपाल, तीसरा इंदौर और चौथा है ग्वालियर। इसमें जो है भोपाल जो है वो शहर जो है झीलों का शहर कहलाता है। इसके बाद है अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है। यानी कि यहाँ जो सागर दिए गए हैं इसमें से कौन सा ऐसा सागर है जो यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है। इसका जो पहला ऑप्शन है काला सागर, दूसरा ऑप्शन है लाल सागर, तीसरा ऑप्शन है अरब सागर, चौथा ऑप्शन है भूमध्य सागर। इसका जो सही आंसर है वो होगा भूमध्य सागर। ये जो है यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है। इसका जो डिस्क्रिप्शंस है कि भूमध्य सागर जो है मेरिडियन सी पृथ्वी का एक सागर है जो उत्तरी अफ्रीका, यूरोप, आंतोलिया तथा मध्य पूर्व के बीच स्थित है। इसका क्षेत्रफल लगभग 25 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के क्षेत्रफल का लगभग 3/4 है। यह अटलांटिक महासागर से जिब्राल्टर द्वारा जुड़ा है, जो केवल 14 किलोमीटर चौड़ा एक जल डमरू मध्य है। लाल सागर अफ्रीका एवं एशिया के बीच हिंद महासागर का एक नमकीन पानी की एक खाड़ी है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। इसका पहला ऑप्शन है 7 दिसंबर, दूसरा ऑप्शन है 16 दिसंबर, तीसरा ऑप्शन है 30 मार्च और चौथा ऑप्शन है 22 अप्रैल। इसका जो सही आंसर है 16 सितंबर को जो है ओजोन दिवस मनाया जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि किस खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं। तो पहला जो है प्राथमिक उपभोक्ता, दूसरा है प्राथमिक उत्पादक, तीसरा है द्वितीय उपभोक्ता, चौथा है अपघटनकर्ता। तो इसका जो सही आंसर है वो है प्राथमिक उपभोक्ता। इसका जो सही आंसर है वो है प्राथमिक उपभोक्ता। इसका जो डिस्क्रिप्शन है उसके अनुसार किसी खाद्य श्रृंखला में जो है शाकाहारी प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। उत्पादक हमेशा हरे पौधे होते हैं जो क्लोरोफिल की सहायता से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता मांसाहारी होते हैं। अपघटनकर्ता सड़े गले पदार्थों से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, जैसे मृत परजीवी, कवक, जीवाणु, ये सब जो है मतलब अपघटन करता है। यानी कि किसी भी खाद्य श्रृंखला का जो पहला जो ये होगा वो प्राथमिक उपभोक्ता ही शाकाहारी होगा, क्योंकि घास को जो है कोई जानवर जो खाएगा वो शाकाहारी होगा, ठीक ना। इसके बाद तो जो है नेक्स्ट जो होगा उसको जो खाने वाला होगा तो वो मांसाहारी होगा, ठीक ना। उसके बाद जो अपघटन करता है, जो सड़ गल जाएगा, उसमें से जो ऊर्जा प्राप्त करेगा। इसके बाद है अगला प्रश्न, पारिस्थितिकी तंत्र के तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है जैव भू रासायनिक चक्र, दूसरा है रासायनिक चक्र, तीसरा है भूगर्भीय चक्र और चौथा है भू रासायनिक चक्र। तो इसका जो सही आंसर है वो है जैव भू रासायनिक चक्र। इसी को जो है पारिस्थितिकी तंत्र के तत्वों के चक्रण कहते हैं। इसका जो वर्णन है वो है प्रकृति के विभिन्न तत्व चक्रीय रूप से एक जीव से दूसरे जीव में स्थानांतरित होते हैं और पुनः प्रकृति में लौट आते हैं। इस प्रक्रिया को खनिज प्रवाह तथा यह चक्र जीवमंडल यानी कि वायुमंडल, स्थलमंडल और जलमंडल में होते हैं। इसे ही जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं, जैसे नाइट्रोजन चक्र, फास्फोरस चक्र। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है। इसमें से कौन सा ऑप्शंस में से
कौन ऐसा है जो सबसे कम जो है पर्यावरण प्रदूषित करता है? तो पहला ऑप्शन है पेट्रोल, दूसरा ऑप्शन है डीजल, तीसरा है हाइड्रोजन और चौथा है कोयला। इसमें जो है सबसे कम जो प्रदूषण करेगा वो है हाइड्रोजन। इस ईंधन के द्वारा जो है सबसे न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण होगा। अगला प्रश्न है कि संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा पाया जाता है, यानी कि पांडा जो है कहाँ पाया जाता है? पहला ऑप्शन है भारत में, दूसरा ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया में, तीसरा ऑप्शन है चीन में और चौथा ऑप्शन है ब्राज़ील में। तो पांडा जो है वो चीन में पाया जाता है, तो इसका जो सही आंसर है वो है चीन। इसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित किस गैस के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई? इसका जो पहला ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा ऑप्शन है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तीसरा है नाइट्रस ऑक्साइड, चौथा है मिथाइल आइसोनाइट। तो इसका जो भोपाल गैस त्रासदी जो हुआ था वो मिथाइल आइसोसाइनेट के द्वारा ही हुआ था। ये बहुत बड़ा जो है त्रासदी था। भारत के मध्य प्रदेश राज्य के भोपाल शहर में जो है 3 दिसंबर सन 1984 को हुआ था। ये भी याद रखिएगा। वो एक भयानक औद्योगिक घटना हुई। इसे भोपाल गैस कांड या भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जाना जाता है। भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी के कारखानों से जो है एक जहरीली गैस का रिसाव हुआ, जिससे लगभग 1,05,000 लोग जो है जान चली गई। किसी मतलब मारे गए। इसमें 15,000, सॉरी, इसमें जो है ये 15,000 है, ठीक ना। इसे 1,00,000 कहा गया, ये गलत है, ये 15,000 है। इसमें जो है इतने सारे लोगों की जो है जान चली गई। बहुत सारे लोग जो है अपंग हो गए, अंधेपन के शिकार हो गए। और ये जो भोपाल गैस कांड में जो है मिथाइल आइसोसाइनेट नामक जहरीली गैस का रिसाव हुआ था। इसी के कारण जो है ये गैस त्रासदी हुआ था। इसके बाद जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड तीनों ही ग्रीन हाउस गैसेज हैं। इसके बाद है किस देश में क्रिसमस का त्यौहार गर्मियों में मनाया जाता है? इसका जो पहला जो ऑप्शन है वो है भारत, दूसरा ऑप्शन है जापान, तीसरा है ऑस्ट्रेलिया और चौथा है अमेरिका। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑस्ट्रेलिया है। वहीं पर जो है क्रिसमस, यहाँ पर क्रिसमस है, क्रिसमस जो है गर्मियों में मनाया जाता है। इसके बाद है गिर वन्य जीव अभयारण्य निम्न में से किस वन्य जीव संरक्षण करता है? यानी कि गिर वन्य जीव अभयारण्य जो है वहाँ पर कौन सा जीवों का संरक्षण किया जाता है, ठीक ना। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है सांप, दूसरा ऑप्शन है हाथी, तीसरा ऑप्शन है गेंडा और चौथा ऑप्शन है शेर। तो इसका जो सही आंसर है वो है शेर। शेर का ही जो है गिर वन्य जीव अभयारण्य में संरक्षण प्राप्त है। इसके बाद अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है? ऐसा कौन सा प्राकृतिक वनस्पति है जो मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है? तो इसका जो पहला ऑप्शन है वो है कैक्टस, दूसरा है महोगनी, तीसरा है फर, चौथा है चंदन। तो इसका जो सही आंसर है वो है कैक्टस। कैक्टस जो है मरुस्थलीय प्रदेशों में पाया जाता है। इसके बाद है ग्रीन मफलर संबंधित है, यानी कि ग्रीन मफलर जो है किससे संबंधित है? इसका जो ऑप्शंस है, पहला ऑप्शन है वायु प्रदूषण से, दूसरा ऑप्शन है मृदा प्रदूषण से, तीसरा ऑप्शन है ध्वनि प्रदूषण से और चौथा ऑप्शन है जल प्रदूषण से। तो इसका जो संबंधित है ग्रीन मफलर, ये जो है ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। इसके बाद है अगला प्रश्न, भू पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है। यानी कि भू पारिस्थितिकी तंत्र में जो है ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? तो जो इसका पहला ऑप्शन है वो है पृथ्वी, दूसरा ऑप्शन है सूर्य, तीसरा ऑप्शन है चंद्रमा और चौथा ऑप्शन है शुक्र। इसका जो सही आंसर है वो है सूर्य। यानी कि भू पारिस्थितिकी तंत्र जो है वहाँ पर ऊर्जा का जो महत्वपूर्ण स्रोत है वो है सूर्य।
इसका वर्णन भी देख लेते हैं कि भूपारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत जो है सूर्य है। सूर्य ऊर्जा का सर्वाधिक व्यापक एवं अपरिमित स्रोत है, जो वातावरण में फोटॉन यानी कि छोटी छोटी प्रकाश तरंग पेटिकाएं के रूप में विकिरण ऊर्जा का संचार करता है। संभवतः पृथ्वी पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रिया प्रकाश संश्लेषण को माना जा सकता है, जो कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हरे पौधे जो है करते हैं। इसलिए जो है सौर ऊर्जा को पृथ्वी पर जीवन का प्रमुख संवाहक माना जाता है। तो इस तरह से जो है हम लोग 21 प्रश्नों को देखें और जाने कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आपको ये सीरीज अच्छा लगता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, जिससे कि इस सीरीज को जो है आगे बढ़ाया जा सके और आगे इसे जारी रखा जा सके। और साथ ही साथ जो है इसको पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिए। इतना तो आज ज़रूर चाहते हैं हम, क्योंकि बनाने में भी मेहनत लगता है, इसलिए लाइक। और अगर आपको पसंद नहीं आया है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। साथ ही साथ कमेंट करके भी बताइए। थैंक यू।